17 को मैंने जो PDF क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चंस मैंने सेंड किए थे, उनका सॉल्यूशन यहाँ पर है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, राइट द नेक्स्ट होमोलोगस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे जो हमारा मॉलिक्यूल है, इसका नेक्स्ट वाला होमोलोगस हमें लिखना है। तो नेक्स्ट वाला होमोलोगस एग्जैक्टली होमोलोगस सीरीज़ में जो ऐड होता है वो क्या होता है, CH2 ग्रुप ऐड होता है ना। तो यहाँ पर आपको कार्बन क्वांटिटी फर्स्ट वाले को चेक करो, कार्बन क्वांटिटी कितनी है, 2 है, तो यहाँ पे एक और कार्बन ऐड होगा तो यहाँ पे C3 हो जाएगा। हाइड्रोजन 4 ऑलरेडी है तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन और ऐड होगा तो 6 हो जाएगा। ये आपकी नेक्स्ट सीरीज़ हुई है ना, नेक्स्ट होमोलोगस मॉलिक्यूल हुआ। ये इसी टाइप से आपका सेकंड वाला भी चेक करो, इसमें अगर CH3 ग्रुप, अगर CH2 ग्रुप अगर ऐड करेंगे तो आपका C4 के प्लेस पर C5 आ जाएगा, हाइड्रोजन के प्लेस पर 6 हाइड्रोजन के प्लेस पर 8 हाइड्रोजन आ रहा है ना। तो ये आपका क्या हुआ, नेक्स्ट होमोलोगस मॉलिक्यूल रिजल्ट आया आपका, है ना। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम देखते हैं, व्हाट डू यू ऑब्जर्व व्हेन ड्रॉप few drops of acetic acid to the test tube containing। हमने क्या ऑब्जर्व किया, जब हमने एसिटिक एसिड में कुछ ड्रॉप्स हमने फर्स्ट फिनोप्थेलिन ऐड किया, सेकेंड डिस्टिल्ड वाटर, एंड थर्ड यूनिवर्सल इंडिकेटर, एंड फोर्थ क्वेश्चन। एग्जैक्टली क्वेश्चन आप थोड़ा सा चेक कर लेना, जो PDF में मैंने ये वाला क्वेश्चन नहीं दिया, ये वाला फोर्थ वाला नहीं ऐड किया था, तो ये आप इसमें ऐड कर लेना। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट पाउडर, है ना। तो इनकी रिएक्शंस क्या होगी एसिटिक एसिड के साथ में। तो देखो एसिटिक एसिड क्या है, ये मेन क्या है, ये तो एसिड है, ठीक है। अब यहाँ पर फिनोप्थेलिन जैसे ही हम यूज़ करते हैं, ऐड करते हैं, तो उस एसिड पर फिनोप्थेलिन का कोई रिएक्शन नहीं होता है ना। तो कोई रिएक्शन नहीं होगा, और यहाँ पर उसका आंसर क्या है, नो चेंज और रिमेन कलरलेस। वो आपका रिएक्शन जो सॉल्यूशन, जो आपका एसिटिक एसिड है, वो टेस्ट ट्यूब में जो एसिटिक एसिड है वो हमारा कलरलेस रहता है। सपोज इसमें हमने एसिटिक, ये टेस्ट ट्यूब है आपका, इसमें एसिटिक एसिड फिल किया है, इसमें फिनोप्थेलिन की कुछ ड्रॉप्स हम लेते हैं तो उसमें कोई कलर चेंज नहीं होता है। क्लियर हुआ। अब देखो सेकंड, जैसे हमने डिस्टिल्ड वाटर यूज़ किया, डिस्टिल्ड वाटर इस एसिटिक एसिड में ऐड किया, ऑब्वियसली इसमें भी कोई इफेक्ट नहीं होगा। थर्ड थिंग, यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या वर्क करता है, यूनिवर्सल इंडिकेटर ये हमें डिफाइन करता है कि हमारा एसिटिक एसिड अगर मतलब हमारा जो भी सॉल्यूशन है वो अगर एसिडिक है तो उस पर भी कुछ ना कुछ रिएक्शन होता है, कुछ इफेक्ट होता है, शो करता है, और बेस है तो भी हमारा कुछ ना कुछ रिएक्शन शो करेगा। तो यहाँ पर यूनिवर्सल इंडिकेटर जैसे ही हमने यूज़ किया तो आपका जो सॉल्यूशन का कलर है वो किस टाइप का कलर है, टर्न पिंक और ऑरेंज कलर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब देखो लास्ट वाला है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट पाउडर। जैसे ही सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट पाउडर हमने ऐड किया तो क्या होता है, NaHCO3 जैसे ही हमने ऐड किया तो क्या होता है, एसिटिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है वो CH3COOH, है ना, प्लस हमने यहाँ पे NaHCO3 ऐड किया। तो ये रिएक्शन करने के बाद आपका जो फाइनल मतलब कि प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो मेथिल सोडियम एसिटेट, है ना, CH3COONA, ठीक है। हाइड्रोजन की प्लेस पर आपका क्या आया, सोडियम, सोडियम ने ले लिया, क्लियर हुआ। और जो नेक्स्ट प्रोडक्ट बनेगा वो आपका H2O, है ना, प्लस यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन करोगे कि हम कैसे समझेंगे कि यहाँ पे आपका CH3CONA यानी कि आपका ये जो एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या है, प्लस आपने जैसे कि एकदम से बता दिया कि जो आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है इसका फॉर्मूला क्या है। और देखो एक चीज़ है कि आप लोग अगर सिंपल सी चीज़, अगर ये आपके पास रिएक्शन नहीं भी होती है तो भी आप एक चीज़ देख सकते हो कि यहाँ पे जो एसिड है ना, एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड है, प्लस यहाँ पे हमने जो क्या ऐड किया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो ये आपका बेस है ना। तो एसिड रिएक्ट विथ बेस क्या फॉर्म करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर, है ना, H2O। तो ये सिंपल रिएक्शन तो हमें पता है। तो यहाँ पे ये जो कार्बन डाइऑक्साइड आपका इवॉल्व हो रहा है और सॉल्ट फॉर्मेशन हो रहा है, सॉल्ट क्या है आपका, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुआ, है ना। तो एसिटिक एसिड जैसे ही बेस के साथ रिएक्शन करता है तो स्पीड के साथ ये रिएक्शन होता है ना। तो यहाँ पे सॉल्ट फॉर्मेशन होगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे आप सिंपल सी रिएक्शन इस टाइप से भी लिख सकते हो
द गैस आर इवॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड, ये लिख सकते हो, इन वाटर, इन सॉल्ट आर ऑल्सो फॉर्म। ठीक है, इस टाइप से भी आप ये आंसर आप इसको लिख सकते हो। क्लियर हुआ? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एलिमेंट एग्जिबिट द प्रॉपर्टी ऑफ द कैटेनेशन टू मैक्सिमम एक्सटेंट एंड वाई। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा कैटेनेशन प्रॉपर्टी होती है वो कार्बन की होती है। कार्बन ड्यू टू स्ट्रॉन्ग कार्बन कार्बन बॉन्ड, यानी कि कार्बन कार्बन बॉन्ड की वजह से जो कार्बन में कैटेनेशन कैरेक्टरिस्टिक होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। आपको पता होगा कि कार्बन हर एक चीज़ में प्रेजेंट होता है। तो कैटेनेशन कैरेक्टरिस्टिक कौन, और हमने ये भी इस चैप्टर में ये भी पढ़ा है कि कार्बन इज़ अ वर्सेटाइल एलिमेंट। ठीक है, तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो आप लोग याद रखोगे इस चैप्टर में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डू कार्बन कंपाउंड नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। कार्बन कंपाउंड जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, क्या रीज़न है? तो कार्बन कंपाउंड डू नॉट गिव राइज टू एनी आयन, वो कोई भी आयन प्रोड्यूस नहीं करता है। चेंज पार्टिकल इन मोल्टन स्टेट और इन एक्वेस सॉल्यूशन, यानी कि वो कोई भी आयन प्रोड्यूस नहीं करता है एक मोल्टन स्टेट में। मोल्टन मतलब कि मेल्ट होने के बाद जो स्टेट होता है, और एक्वेस स्टेट क्या हुआ, जब हमने उसे सॉल्यूशन फॉर्म, आयोनाइज्ड फॉर्म आपका एक्वेस सॉल्यूशन रहेगा, है ना। तो यहाँ पर मोल्टन स्टेट हो या फिर एक्वेस सॉल्यूशन हो, उसमें कार्बन कोई भी आयन प्रोड्यूस नहीं करता है, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर कोवेलेंट कंपाउंड। कोवेलेंट कंपाउंड की डेफिनेशन देना है जो आप दे दोगे। एंड वाई आर द डिफरेंट फ्रॉम आयनिक कंपाउंड, लिस्ट देयर 3 कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। हमें कोवेलेंट कंपाउंड की डेफिनेशन पार्ट को कवर करना है, प्लस उसके वो डिफरेंस शो करता है किससे, आयनिक कंपाउंड से। तो उसकी 3 कैरेक्टरिस्टिक यानी कि 3 कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी हमें यहाँ पर देना है। तो फर्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो स्टार्टिंग पोर्शन, कोवेलेंट कंपाउंड आर दोज कंपाउंड विच आर फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 एटम्स। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ही तो आपका कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है। और कार्बन की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है, वो कोवेलेंट यानी कि टेट्रावैलेंसी शो करता है। और टेट्रावैलेंसी में एग्जैक्टली देखें तो उसकी 4 वैलेंसी होती हैं। 4 वैलेंसी अदर मोनोवेलेंट एलिमेंट हुआ, डाईवेलेंट एलिमेंट हुआ, उनके साथ में कोवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक शो करता है। और एक और चीज़, कोवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक शो करने का सबसे बेस्ट रीज़न ये था कार्बन के साथ में कि कार्बन की जो हम देखते हैं, कार्बन का 6 होता है एटॉमिक नंबर। हाँ, तो यहाँ पर 6 को हमने जैसे डिवाइड किया तो यहाँ पे 2 और 4 इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें टोटल 4 है। और 4 इलेक्ट्रॉन को ये डोनेट भी कर सकता है और ले भी सकता है, बट यहाँ पे दोनों ही कैरेक्टरिस्टिक इसकी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वो रीज़न मैं आपको नीचे दूंगी, नीचे क्वेश्चन आएगा, उस क्वेश्चन में, लास्ट क्वेश्चन में आपको यही चीज़ क्लियर करूँगी मैं। ठीक है, तो अभी इसमें आप देख रहे हो कि कोवेलेंट कंपाउंड की जस्ट हमने डेफिनेशन पार्ट कवर किया। कोवेलेंट कंपाउंड आर डिफरेंट फ्रॉम आयनिक कंपाउंड बिकॉज द आयनिक कंपाउंड आर फॉर्म बाय अ ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन। आयनिक कंपाउंड कैसे फॉर्म होता है, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि Na के ऊपर चार्ज है प्लस और Cl के ऊपर चार्ज है नेगेटिव, है ना। तो यहाँ पे प्लस माइनस पोल एट्रैक्शन एंड रिपल्शन फोर्स होगा, एट्रैक्शन फोर्स लगेगा, फोर्स ऑफ एट्रैक्शन। तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो किसकी तरफ शिफ्ट होगा, इलेक्ट्रॉन की तरफ शिफ्ट हो रहा। ये जो किस में दिख रहा है, ये NaCl मीन्स आपका आयनिक बॉन्ड यानी कि आयनिक कंपाउंड में दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, बट कोवेलेंट कंपाउंड में इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको देखने को मिल रहा है ना। तो यहाँ पर कोवेलेंट कंपाउंड और द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड क्या है, तो कोवेलेंट कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक फर्स्ट है, दे जनरली हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। फर्स्ट चीज़, जनरली इनसॉल्यूबल और लेस सॉल्यूबल इन वाटर बट सॉल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जितने भी टाइप के हैं उसमें आपके कार्बन यानी कि हमारे जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो डिज़ोल्व होते हैं। बट वाटर क्या है, वाटर एक आपका आयनिक सॉल्वेंट है ना, वो इनऑर्गेनिक आयनिक सॉल्वेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने वाटर को जैसे डिस्ट्रीब्यूट किया था तो वो किस में कन्वर्ट हुआ था, H3O पॉजिटिव आयन। ठीक है, ये पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हुआ, प्लस आपका H3O पॉजिटिव आयन में आपका कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, ये चीज़ आप इतना डीप में मत जाओ, अभी क्लियर नहीं होगा फिर आपका। तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में आपका क्या है, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है या फिर हमारा कोवेलेंट कंपाउंड है वो डिज़ोल्व होते हैं। बट हमारे वाटर जो क्या है, वाटर एक आयनिक कंपाउंड है, आयनिक सॉल्वेंट है।
तो आयनिक सॉल्वेंट वाटर में हमारे कोवेलेंट बॉन्ड कभी भी डिसॉल्व नहीं होंगे। ठीक है, लास्ट वाला है दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ऑब्वियसली सिंपल सी चीज़ है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स जब बनेंगे ही नहीं तो वो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र ही जब नहीं होंगे तो हमारी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कैसे होगी, है ना। तो आयनिक कंपाउंड में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन होने चाहिए हमारे पास में। फाइनल थिंग ये है। क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कैटेनेशन। कैटेनेशन इज अ एबिलिटी टू एन of an atom of to form bonds with other atoms of the same element. It is exhibited by both carbon and silicon. Compare with ability to catenation of the two elements. Give reason. यहाँ पे पूछा है कि catenation is the ability of an atom to form a bond with other atoms of the same element. कैटेनेशन कैरेक्टरिस्टिक में ये चीज़ हमने देखा है कि सपोज़ कोई एक टाइप का एलिमेंट है, वो अपने ही ग्रुप के यानी कि सेकेंड एलिमेंट के साथ में कैटेनेशन होता है, यानी कि चेन सीरीज बनाता है या फिर ब्रांच्ड स्ट्रक्चर ड्रॉ करता है। तो इस टाइप ये सिंपल उसने कैटेनेशन की डेफिनेशन दी है ना। अब नेक्स्ट पूछा इसने, अभी क्वेश्चन नहीं आया आपके पास में। इट इज़ एग्जिबिट बाय बोथ कार्बन एंड सिलिकॉन। जो कैटेनेशन कैरेक्टरिस्टिक शो करता है वो कार्बन और सिलिकॉन दोनों ही शो करता है। अब लास्ट लाइन में इसने क्वेश्चन पूछा है, क्या पूछा है, कंपेयर द एबिलिटी ऑफ कैटेनेशन ऑफ द टू एलिमेंट, गिव रीज़न। दो एलिमेंट, इन दोनों एलिमेंट के कैटेनेशन कैरेक्टरिस्टिक को हमें क्या करना है, विद रीज़न हमें कंपेयर करना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आंसर है कार्बन एग्जिबिट कैटेनेशन मच मोर देन सिलिकॉन, है ना। कार्बन की जो कैटेनेशन कैरेक्टरिस्टिक होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है सिलिकॉन से, एनी अदर एलिमेंट, और सिलिकॉन या फिर अदर एलिमेंट से भी ज़्यादा होती है किसकी, कार्बन के। ड्यू टू इट्स स्मॉलर साइज़, किसकी वजह से, कार्बन के स्मॉल साइज़ की वजह से। और स्मॉल साइज़ की वजह से कार्बन कार्बन बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। किसके कंपेरिजन में, कंपेरेटिवली सिलिकॉन सिलिकॉन बॉन्ड। ठीक है, तो यही, और सिलिकॉन सिलिकॉन बॉन्ड के जो हमारा वीकर, देखो कंपेरेटिवली वीक होता है। ड्यू टू, क्यों वीक होता है, ड्यू टू इट्स लार्ज साइज़। स्मॉल साइज़ एंड लार्ज साइज़ इसका आंसर है। क्लियर हुआ। अब देखो इस क्वेश्चन को आप लोग एक बार चेक करो कि क्वेश्चन कितना लेंदी है ना। तो लेंदी क्वेश्चन देख के हमें एक बोलते ना हेजिटेट नहीं होना है, चीज़ें नर्वस नहीं होना, उस चीज़ को प्ले करो, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। स्टार्टिंग ये जो सेकेंड पैरा तक उसने सिर्फ सिंपल सी चीज़ें उसने आपके सामने रखी है ना। मेन क्वेश्चन आपका कहाँ से स्टार्ट हुआ, ये इस वाले पोजीशन से आपका मेन क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। तो वो आपको कंफ्यूज करेगा, बड़े बड़े क्वेश्चन देके आपको कंफ्यूज करना चाहेगा, बट नहीं, हमें तो डेफिनेशन पार्ट भी क्लियर है। चीज़ें अगर हम लोगों की क्लियर होगी सारी तो हम इजीली उसको सॉल्व कर पाएंगे, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट 4 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ होमोलोगस सीरीज़। होमोलोगस सीरीज़ की जो 4 कैरेक्टरिस्टिक है वो हमें देना है। तो यहाँ पे सिंपल सी चीज़ है, हमें सिर्फ जो कैरेक्टरिस्टिक हमने पढ़ा था, मैंने आपको सेंड भी किया था और वीडियो भी आपने देखा था, एक बार उसको समझ लेते हैं। सेम फंक्शनल ग्रुप रहेगा। हमने यहाँ पे होमोलोगस सीरीज़ में 3 होमोलोगस सीरीज़ पढ़ी थी। चलो अभी यहाँ पे देख ही लेते हैं उसको, होमोलोगस सीरीज़ को। देखो इसमें जो एग्जांपल 3 होमोलोगस सीरीज़ थी आपकी, एक तो एल्केन एंड लास्ट इज एल्काइन। ठीक है, यहाँ पे प्लेस नहीं है, एल्काइन। अब यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट आपका एल्क, सेकेंड एन, एल्क एंड इन, एल्क एंड आइन। ठीक है, यहाँ पे एल्क मतलब क्या होता है, आपके जो नंबर ऑफ कार्बन, जैसे यानी कि सिंगल कार्बन रहेगा तो उसके लिए मीथ यूज़ करते हैं, 2 कार्बन रहेगा तो उसके लिए ईथ यूज़ करेंगे, है ना, मीथ ईथ प्रोप ब्यूट। तो वो काउंटिंग हमें याद रखना है, एल्क मीन्स मीथ ईथ प्रोप ब्यूट। ठीक है, इस टाइप से। और एन मतलब जो रहेगा वो आपका सिंगल बॉन्ड शो कर रहा है, इन जो है वो आपका डबल बॉन्ड शो कर रहा है, और आइन जो है वो आपका ट्रिपल बॉन्ड शो कर रहा है। ठीक है, इन तीनों चीज़ों को आप याद रखो। अब यहाँ पर सिंगल एक कार्बन के लिए, है ना, एक कार्बन के लिए इन यूज़ होगा, सिर्फ कार्बन की वैलेंसी हमें कंप्लीट करना है। एक कार्बन लिया, उसकी वैलेंसी कितनी है 4, तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे, है ना। अब इन आइन, अब यहाँ पे ईथ के लिए देखो C2H, इसकी वैलेंसी कंप्लीट करो, 2 कार्बन है यहाँ पर, दोनों कार्बन की सीरीज़ बनाओ, ये कार्बन की सिंगल चेन बना दी।
अब चेन में यहाँ पे आपकी इसकी फर्स्ट वाले कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करो। एक वैलेंसी यहाँ पर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, सेकंड वैलेंसी, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, थर्ड हाइड्रोजन एंड फोर्थ हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो हमारा सेकंड कार्बन है, एक वैलेंसी यहाँ पर कंप्लीट होगी, एक वैलेंसी यहाँ पर, एक वैलेंसी यहाँ पर, और नेक्स्ट जो फोर्थ वैलेंसी वो कार्बन के साथ ही कंप्लीट हो रही है ना। तो यहाँ पर इसका जो फाइनल जो हमारा फॉर्मूला बन के आया है वो क्या है, C2H6। क्लियर हुआ। तो ये देखो एल्कीन और एल्केन, एल्कीन में क्या रहेगा, एल्कीन आपका एग्जैक्टली देखें तो डबल बॉन्ड दो कार्बन के बीच में, यानी कि ईथ वाला मीथ वाला तो बनेगा ही नहीं हमारा, है ना। तो यहाँ पे ईथ से स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पे दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। अब यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो इसकी वैलेंसी कंप्लीट करो, दो वैलेंसी ऑलरेडी कंप्लीट हो गई, तो यहाँ पे दो वैलेंसी और आ जाएगी, ये एक हाइड्रोजन, नेक्स्ट हाइड्रोजन, इस वाले कार्बन के साथ में भी एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन। टोटल क्या हुआ, इसका फॉर्मूला जो निकल के आया फाइनल, इथाइन, है ना, इथीन, सॉरी, इथीन का फॉर्मूला क्या है, C2H4। क्लियर हुआ। ये देखो हमने जो सिंपल कार्बन की वैलेंसी के थ्रू हमने ये फॉर्मूला फॉर्म किया। और एक और चीज़ मैंने इससे पहले आप लोगों को बताया था, वो था आपका जनरल फॉर्मूले से फॉर्म करना, है ना। जनरल फॉर्मूला तीनों का मैंने बताया था आपको। यहाँ पे एल्कीन, एल्कीन और आइन, ठीक है, आइन। अब इसका जो जनरल फॉर्मूला है वो CnH2n+2, ये इसका जनरल फॉर्मूला हुआ। इसका जनरल फॉर्मूला क्या हुआ, CnH2n, ठीक है। और यहाँ पर आइन जो है इसका जनरल फॉर्मूला हुआ CnH2n-2, ठीक है, ये इसका जनरल फॉर्मूला हुआ। तो यहाँ पे ये जनरल फॉर्मूले से भी हम मॉलिक्यूल फॉर्म कर सकते हैं। और होमोलोगस सीरीज़ में एग्जैक्टली देखें तो अगर सीरियल वाइज अगर देखें ना, तो हमें सिर्फ CH2 ग्रुप ऐड करना होता है, ध्यान रखना है इस चीज़ को। अब यहाँ पर इसकी कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है, सेम फंक्शनल ग्रुप होता है। सेम फंक्शनल ग्रुप मतलब कि हमने सपोज़ यहाँ पे कोई भी फंक्शनल ग्रुप OH ग्रुप को ऐड कर लिया, तो हमारा ईथ यानी कि हमने CH4 की जगह पे, है ना, 4 लिखते हैं मीथेन के लिए, बट यहाँ पे 4 के प्लेस पर यहाँ पे एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके उसके प्लेस पर यानी कि CH3OH ग्रुप आया, ठीक है, CH3OH ग्रुप आया। इसी टाइप से ये इथेनॉल हुआ, सॉरी मेथेनॉल हुआ। इसी टाइप से इथेनॉल के लिए C2H6 के प्लेस पर क्या आ जाएगा, आपका एक हाइड्रोजन रिप्लेस होकर उसका प्लेस क्या ले लेगा, आपका फंक्शनल ग्रुप OH ग्रुप आ गया, है ना। तो ये मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, तो इस तरह से सेम फंक्शनल ग्रुप रखते हैं। क्लियर हुआ। अब देखो सेकंड है सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ मतलब कि ये जितने भी हमने सीरीज़ देखा, एल्केन की एक पूरी सीरीज़ उठा लो, एल्कीन की एक पूरी सीरीज़ उठा लो, तो ये सेम केमिकल प्रॉपर्टी को शो करेंगे। क्लियर हुआ। अब रेगुलर ग्रेजुएशन इन फिजिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टी भी आपकी रेगुलर ग्रेजुअली चेंज होगी, है ना। अब नेक्स्ट वाला है सक्सेसिव मेंबर डिफर बाय CH2 यूनिट, है ना, CH2 यूनिट। और CH2 यूनिट को हमने एक और नाम दिया और करके 14 यूनिट, यूनिफाइड मास। तो 14 यूनिफाइड मास मतलब क्या हुआ, यहाँ पे CH2 ग्रुप जो है ना, इसका हम आप लोग मोलार मास निकाल के देखो, आपका 14U ही आएगा, है ना। तो ये 14 यूनिट इसीलिए लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, कार्बन डजंट फॉर्म द आयनिक कंपाउंड, वाई, कार्बन आयनिक कंपाउंड फॉर्म नहीं करता है, क्यों। और कार्बन तो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है, ये तो हमें पता है। तो क्या रीज़न है इसका, इन ऑर्डर टू फॉर्म आयनिक बॉन्ड कार्बन शुड लॉस 4 इलेक्ट्रॉन और गेन 4 इलेक्ट्रॉन। सिंपल सी चीज़ इसने कही है यहाँ पर, क्या कहा है, कार्बन जब भी आयनिक कंपाउंड फॉर्म करेगा तो उसके लिए उसे आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो 4 इलेक्ट्रॉन वो या तो डोनेट कर सकता है या फिर 4 इलेक्ट्रॉन वो गेन कर सकता है। तो जैसे ही वो 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इसके ऊपर चार्ज कौन सा आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, है ना, कार्बन के ऊपर 4 पॉजिटिव चार्ज आएगा। और जैसे ही वो 4 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसके ऊपर चार्ज आएगा 4 नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। अब देखो दोनों केस में क्या हुआ, दोनों केस में ये हो रहा है कि लॉस ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन नीड लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है। और 4 इलेक्ट्रॉन जैसे ही वो लॉस, जैसे ही 4 इलेक्ट्रॉन वो लॉस करता है तो इलेक्ट्रॉन नीड लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो जैसे ही वो 4 इलेक्ट्रॉन को क्या किया, उसने लॉस किया, उसने किसी को दे दिया, तो उससे क्या होगा, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहेगी।
and by gaining of 4 negative ion it will be have a 10 electron. It is difficult for 6 proton to hold and 10 electron, so carbon positive and carbon negative is not possible. देखो इसने सिंपल सी चीज़ में ये जो 2 लाइन है ना, इसने इस तरह से शो किया है. मैं यहाँ पे बताती हूँ आपको. कार्बन का जो है जैसे कि ये सपोज एटम है, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है. अब नेक्स्ट एक और मैं ड्रॉ कर रही हूँ पॉजिटिव नेगेटिव दोनों के लिए. यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन है. अब देखो एक केस हो सकता है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करे. जैसे ही वो डोनेट किया, इसने 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया किसी को, तो इसके ऊपर चार्ज कौन सा बनेगा, कार्बन 4 पॉजिटिव चार्ज बनेगा. अब देखो ये इलेक्ट्रॉन 4 इसने डोनेट कर दिया. अब आपको ये तो पता है कि हमारे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, सॉरी टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन है. वो कितने हैं टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन, वो आपके 6 है ना. और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होते हैं ना. तो यहाँ पे देखो 4 इलेक्ट्रॉन उसने डोनेट कर दिया. अब देखो प्रोटॉन जो कि आपका न्यूक्लियस में प्रेजेंट है ना, न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, उसका यानी कि पॉजिटिव चार्ज आपका इंक्रीज़ हो रहा है ना. पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है. तो पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज़ हो रहा है, तो अब ये 4 इलेक्ट्रॉन जैसे उसने डोनेट कर दिए, तो इसके लिए तो ये चीज़ बहुत बड़ा हार्मफुल होगा. तो वो क्यों डोनेट करेगा, नहीं डोनेट करता है वो. सेकेंड केस ये देखते हैं यहाँ पर कि ये 4 इलेक्ट्रॉन वो किसी से 4 इलेक्ट्रॉन यानी कि ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन वो किससे गेन कर रहा है. तो ये गेन करेगा यानी कि इसके ऊपर जो चार्ज आएगा वो नेगेटिव चार्ज बनेगा. तो ऑब्वियसली सिंपल सी चीज़ आप देखो, प्रोटॉन जो है उसकी क्वांटिटी, प्रोटॉन की क्वांटिटी तो 6 ही है ना, वो तो चेंज नहीं हो रही है. तो जैसे इसने 4 इलेक्ट्रॉन गेन किए, तो इसके पास जब 6 ही पावर है, पॉजिटिव पावर सिर्फ ओनली 6 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने की है. अब वो 4 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा कैसे होल्ड करेगा. सिंपल सी चीज़ आप सोचो, मेरे पास पावर सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन को ही होल्ड करने का है, मैं 4 इलेक्ट्रॉन कैसे और ज़्यादा होल्ड कर सकता हूँ, है ना. तो यही 2 रीज़न होता है कि वो ना तो पॉजिटिव चार्ज बनाता है ना ही नेगेटिव चार्ज बनाता है. क्लियर हुआ. थैंक यू सो मच.